मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमन सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रुचि मिश्रा। शी इज अ गायकोनोलॉजिस्ट एंड शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो आज चलते हैं रुचि मिश्रा की लाइफ की जर्नी पर उनके साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी लाइफ की जर्नी की मेमोरीज को रिकलेक्ट करने के लिए कि किस तरीके से मैम ने अपनी लाइफ को लीड किया है, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को डिजाइन किया है, किस तरीके के चैलेंजेस आए, किस तरीके से डील किया। तो रुचि मिश्रा जी अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। वेलकम ऑन द गोल्डन मैंगो रियल स्टोरी। Thank you so much, Sonika, and I am really feeling honored to be to be a part of this platform. So थैंक यू सो मच। let's begin with it, and thank you once again for keeping me here in your guest list. मैम आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं और आपकी लाइफ से भी आज बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं। चलिए, क्योंकि ये एक पूरी लाइफ की जर्नी है तो आपके बचपन से शुरू करते हैं। अपने बचपन के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है और बचपन कैसा बीता है? किस तरीके की मेमोरीज़ आपके पास है? और आप बचपन में कैसी थी? हाउ वाज़ योर नेचर इन योर चाइल्डहुड? ओके, तो मेरा बचपन बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थी एंड जैसे कि नॉर्मली सबका होता है वैसे था, लेकिन थोड़ा मेरा बचपन बाकियों से अलग था। मेरे चाइल्डहुड में थोड़ा सा टर्बुलेंस था, मतलब उतना सिंपल नहीं था। इट वाज अ स्ट्रगलिंग, इट वाज अ हुँ, लिटिल टर्बुलेंट इवेंटफुल काइंड ऑफ चाइल्डहुड। तो हुँ, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी, उसको ज्यादा खींचते हुए नहीं, कि जी, मेरे फादर जो है वो ही वाज आईआईटीएन, वो अच्छा मतलब हाईली एजुकेटेड थे एंड मेरी मम्मा भी अच्छी खासी एजुकेटेड थी, बट उन दोनों में बिल्कुल भी केमिस्ट्री अच्छा नहीं था। तो वी हैड लाइक मी एंड माय ब्रदर वर काइंड ऑफ, जैसे बच्चों में होता है वो सफरर ही रहे। हमेशा हम लोग जो है वो उन लोगों की फाइट्स को देखते देखते ही आगे बढ़े हैं and we never had a very smooth kind of this studies also, क्योंकि हर बार क्या होता था, मेरे फादर का कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो जाता था या कुछ ऐसा हो जाता था कि वो सिटी चेंज करते रहते थे, एंड देन सिटी चेंज करने में वी यूज टू शिफ्ट द होल थिंग। फिर मेरे फादर मेरी मम्मी यानी मेरी मम्मी से उनका इतना ज्यादा रैपो अच्छा नहीं था। तो मेरे फादर जो है वो मेरे दादी के इन्फ्लुएंस में आकर के मेरी मदर को अक्सर जो है मेरे नाना जी के यहाँ छोड़ देते थे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, एक लेडी की लाइफ में इफ यू अंडरस्टैंड, मेरी मॉम ने काफी ज्यादा इस चीजों को जो है वो सफर किया एंड उसको देख करके हम लोग बड़े हुए। तो वी हैड अ वेरी सैड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। हमें बचपन में ऐसा लगा जैसे कि हमको वो सब नॉर्मल प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, वो प्यार, वो चीजें जो हमें चाहिए थी वो हमें नहीं मिलती थी। बट स्टिल मी एंड माय ब्रदर बोथ सर्वाइव्ड। मैं जो है वो मेडिकल में सिलेक्ट होने से पहले आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग, मेरे को बिल्कुल ये चीज बिल्कुल इमेजिनेशन में दूर दूर तक नहीं थी कि मैं कभी डॉक्टर बनूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मेरे ब्रदर को कभी नहीं लगता था कि मेरी बहन डॉक्टर बनेगी। ही वॉज 6 years younger to me. My brother is an IITian and IIM pass out right now. He is a vice president in Yes Bank in Mumbai. So we both were in a kind of situation कि हमें लगता था कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज हमारे मॉम डैड का ऐसा खराब सा एटमॉस्फेयर घर में रहता है और उसकी वजह से हम लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। बट स्टिल वी स्ट्रगल्ड, वी डिड, वी फेल्ड, वी ब्रोक so many times, we break down, but then we again overcame, then we again healed ourselves। और हमने मतलब we never gave up, we never kind of इतना सिचुएशंस को झेलते हुए भी हमने कभी हार नहीं मानी। मैं और मेरे भाई का, दोनों का मैं बोलूंगी, मेरे भाई की जर्नी तो बाद में हुई, मेरी तो पहले थी। और मेरी जर्नी में मैंने हर स्कूल को 6 महीना छोड़ छोड़ के पढ़ा है। लाइक मेरा एडमिशन ही 6 months के बाद होता था, क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफर हो जाता था। वो पहले नाना जी के यहाँ हमें छोड़ देते थे, देन वी यूज टू कम बैक आफ्टर 6 months एंड लेट सेशन में मेरा एडमिशन होता था। और स्टिल आई समहाउ मैनेज टू
कम इन द फर्स्ट 2-3 रैंक्स जो क्लास में होती थी, आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे इस ग्रुप ऑफ पीपल में एक्सेल होना है। मुझे जो लोग यहाँ पर हैं उनके बीच में सबसे बेस्ट करके दिखाना है। सो आई वाज लिटिल इंट्रोवर्ट, वेरी सेंसिबल, नॉट दैट काइंड ऑफ नॉटी। मैं बहुत ही जिसको कहते हैं कि ओवर मैच्योर बचपन से हो गई थी, और मैं इतनी ज्यादा मतलब शैतान और ये सब खेल वेल तो ज्यादा मैं कर ही नहीं पाई, बिकॉज आई वॉज लिटिल रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई ब्रदर ऑल्सो। आई यूज टू थिंक कि मैं उसकी माँ सी बन गई हूँ, जैसे मेरी मॉम तो कभी ध्यान ही नहीं दे पाती थी बच्चों की तरफ। तो मेरी माँ अपने ही उसमें उलझी रहती थी, अपनी प्रॉब्लम्स में और अपने इन सब चीजों में। तो मैं ही वो मेरे भाई को भी एनकरेज करना कि हाउ टू स्टडी, हाउ नॉट टू डाइवर्ट योरसेल्फ इन अदर रॉन्ग थिंग्स, जो कि आजकल के बच्चे या उस टाइम भी लड़के करा करते थे। तो उन सारी चीजों से उसको संभालते रहना और हर चीज को संभालते रहना, आई वॉज ऑलवेज इन टू दिस। तो मैंने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही संभाली है, यू नो। तो बचपन से मेरी वो आदत पड़ गई थी कि जैसे मैं खु- खुद भी एंजॉय करती थी, ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स के साथ करती थी, बट मैं उतना ज्यादा खुल के, जिसको कहते हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो गई थी। मेरा एक्सट्रोवर्ट नेचर तो मेरी शादी के बाद हुआ है। बेसिकली मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया कि मैं किस तरीके से मतलब जिंदा दिली मेरे अंदर है। मुझे साथ जी ये सकते चीज हैं। बाद में सिखाया। तो दैट वे मेरा बचपन तो बहुत ही मतलब इवेंटफुल था, काफी चैलेंजिंग रहा है कि जब काफी पेरेंट्स के चैलेंजिंग बीच था। में हाँ इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और तो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट्स पे और ऑफकोर्स असर पड़ता है उस चीज का, उनकी नहीं, और ये मेंटलिटी पे। चीजें आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे नाना नानी ने ऑब्जर्व किया। उस समय मेरी मासी थी जो कि डॉक्टर बनी हुई थी, ऑलरेडी सिलेक्टेड डॉक्टर थी जब मैं बचपन मेरा बीत रहा था। तो वो मुझे सपोर्ट करती थी इस तरीके से कि इस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, एंड शी यूज्ड टू थिंक कि ये बच्चा कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। दोनों हम, मैं और भाई बहन, कहीं ना कहीं हम लोग डिस्टर्ब माइंडसेट के हो जाएंगे, कुछ और करने लग जाएंगे, कभी ड्रग्स के चक्कर में जैसे लड़के पड़ जाते हैं, या कभी लड़कियां इधर उधर लड़कों के चक्कर में या कुछ ऐसे कर देती, मतलब दे वर थिंकिंग कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं कर पाएंगे। बट नाउ, अब जब हम सक्सेसफुल हैं, तो मेरी मासी, शी इज द वन जो कि मेरी माँ के समान है, मतलब मेरी मॉम से छोटी है ऑलरेडी, बट देन वो शी इज सो हैप्पी। मतलब वो सोचती है कि कहाँ से कहाँ आ गई ये लड़की, जो कि उस बचपन में जब मतलब हम उसको वो करा करते थे कि सिंपैथी से की नजर से देखते थे कि ये कैसे कुछ कर पाएगी। तो तो ये मासी को सारा भी मेरे भाई, क्रेडिट जाता है, उन्होंने काफी सपोर्ट किया बचपन में आपको। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे हर उस मोमेंट पे सपोर्ट किया है जब मैं गिरी हूँ, हर उस मोमेंट पे सपोर्ट किया है जब मैं ब्रेक हुई हूँ। उन्होंने, शी वॉज द वन जो कि मुझे आज भी इमोशनल सपोर्ट देती है। अगर मतलब शी इज नाउ 65 ईयर्स, मतलब उस एज के ग्रुप की है। शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट इन ग्वालियर। हम्म, तो आज भी अगर मैं उसको फोन कर देती हूँ तो शी अपना सारा काम छोड़ करके पहले मुझसे बात करती है। देन शी काइंड ऑफ मतलब इमोशनल सपोर्ट जिसको कहते हैं, मेरी माँ से ज्यादा मेरी मौसी ने दिया है। मासी ने दिया। हाँ, ओके, तो काफी मतलब चैलेंजिंग बचपन से ही, इसलिए आप आज इतने स्ट्रांगली अपने आप को स्टैंड कर पाए हो। मे बी कहते हैं कि हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर होती है, तो जिस डिफिकल्ट सिचुएशन से आप निकले हो, इसीलिए आज हाँ, आप इतने स्ट्रांगली अपने आप को स्टैंड कर पाए हो, ये हम बोल सकते हैं। आई थिंक आपके हाँ, एक्सपीरियंस से हमें और जानने को मिलेगा कि किस तरीके से आगे आपकी लाइफ रही। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे मैम कि स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी और कॉलेज मेरी टाइम का एक्सपीरियंस कैसा स्कूलिंग, रहा? जी। राइट, मेरी स्कूलिंग बचपन में मैंने आपको बताया कि मेरे फादर का बार बार ट्रांसफर होता था, तो इट वाज नॉट अ सिंगल सिटी। आई हैव बीन इन झांसी, आई हैव बीन यूपी में ही ट्रांसफर होता रहा। आई हैव बीन इन लखनऊ, कानपुर, एवरीवेयर। सेंट मेरीज में पढ़ा, थोड़े दिन हेडर्ड में पढ़ा, थोड़े दिन यहाँ पढ़ा। मतलब इवन आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने एग्जैक्टली कहाँ से क्या पढ़ा है, यू वोंट बिलीव। लेकिन मेरी ज्यादातर पढ़ाई मेरी सारी घर पर ही हुई है। 6-6 महीना मैं घर पे पढ़ती थी। मतलब इट्स एन एग्जाम्पल फॉर माई डॉटर ऑल्सो। आई यूज टू टेल हर कि मैंने हुँ, ऐसे पढ़ा है कि मेरे माँ बाप का एक पैसा बर्बाद नहीं हुआ, मैं मतलब जिसको हुँ, मिनिमम खर्च के हिसाब से अगर आप कह लो, तो वैसे हुँ, पढ़ा है मैंने।
मेरी सेल्फ ओके। स्टडी में बिलीव करती थी। पूरे हम्म। टाइम मैं सेल्फ स्टडी में ही मेरा टाइम भी था, और ऐसा नहीं है कि मैं एंजॉय नहीं करती थी, पूरे दिन पढ़ना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई यूज टू डू हम्म। एवरी काइंड ऑफ थिंग, जो मुझे अच्छा लगता था वो सब भी करती थी, बिकॉज माई हम्म। फादर यूज टू लव मी। ऐसा नहीं है मेरे फादर ने मुझे प्यार नहीं दिया, लेकिन मेरे माँ बाप के बीच में जो गड़बड़ चलती रहती थी हमेशा, हम्म। दैट अफेक्टेड अस डेफिनेटली। तो बिल्कुल। इन दैट हम्म। केस मैंने काफी सिटीज में जो है वो अपना एजुकेशन पूरा किया, एंड देन लास्टली आई गॉट सिलेक्टेड इन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो ऑल इंडिया के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं झांसी मेडिकल कॉलेज महारानी लक्ष्मीबाई से मैंने अपना एमबीबीएस किया, एंड वहीं से फिर मैंने अपना पीजी जो है वो डिप्लोमा इन गायनी ऑप्स किया है। ओके, तो ये आपके माइंड में, जैसे आपने कहा कि आपको नहीं लगता था कि आप कभी भी डॉक्टर बनेंगे या फिर इस लाइन में जाएंगे, तो ये कब आपके माइंड में आया कि नहीं, मुझे इस लाइन में जाना चाहिए और मुझे डॉक्टर बनना है? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आई वुड से। ये मैं भी कभी कभी सोचती हूँ, मेरे नाना जी वॉज माई इंस्पिरेशन। ही वॉज ए जी। डीएम एट दैट टाइम। मैं उनको इसलिए मेंशन कर रही हूँ अपने इस इंटरव्यू में, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी, जिन्होंने हम्म। मुझे हमेशा बचपन में जब मैं टूटती थी तो वो देख लेते थे कि इस लड़की के अंदर कितना टैलेंट है, और ये फिर भी कमजोर नहीं पड़ रही है, लेकिन तब भी इसके मन में कहीं ना कहीं दुख है। तो ही यूज्ड टू हम्म। सपोर्ट मी, मतलब अनबाइजली, बिल्कुल। मतलब बहुत सारे बच्चे उनके थे, 9 बच्चे थे उनके, और हम्म। उनमें सबके बच्चों के बच्चे ग्रैंडसन्स हुआ करते थे, तो सारे लोग इकट्ठा होते, तो फैमिली 25-30 लोगों की होती थी। उसमें से वो सिर्फ मुझे प्यार करें, ये तो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन थी, और हम्म। मेरे लिए बहुत ही खास। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तुम एक दिन डॉक्टर बनोगी, 10th क्लास में जब मैं थी, हम्म। 9th हम्म। में थी मैं। तो एट हम्म। दैट टाइम उन्होंने मुझे ये सपना मेरे माइंड में इम्बाइब किया, एंड मेरी हम्म। मौसी उस टाइम ऑलरेडी फुल फ्लेज डॉक्टर थी। शी वाज वर्किंग विद मरियमपुर हॉस्पिटल इन कानपुर। तो हम्म। शी वाज अ गायनी ऑफ स्पेशलिस्ट। तो मैं हम्म। उनको जाते आते हुए देखती थी। आई वाज वेरी स्मॉल, लाइक 7-8 साल की थी मैं, 10 साल की ऐसे ही। तो मैं उनको हम्म। देखती थी, शी वाज माय इंस्पिरेशन, एंड आई देन डिटरमिन्ड माई सेल्फ कि मैं बनूंगी तो डॉक्टर ही बनूंगी, हम्म। जो भी हो मैं करके दिखाऊंगी। ओके, नाइस। तो आपका जो एमबीबीएस का जर्नी रहा, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगी कि जो लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी तरह इस करियर को अपनाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या रिकमेंड करोगे? अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इस पाथ पर चल सकते हैं, या फिर कौन सी वो चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, मेरा जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉकिंग अबाउट कि मेरा कैसा था एमबीबीएस का जर्नी, आई विल जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंसेस। हम्म। मेरा शुरू में जब सिलेक्शन हुआ, तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताऊंगी, जो कि ऐसा था कि मेरा सिलेक्शन, मैंने एग्जाम दिया, और मेरा एग्जाम में मैंने पेपर बहुत अच्छा किया था, बट स्टिल मेरा जो पेपर था उसमें एक हैश टोटल होता है, लास्ट में सारे आंसर शीट्स का टोटल करके डालना होता है, वो मेरा छूट गया था पेपर में। तो ओके। आई कॉट इनटू दिस थॉट कि मेरा तो सिलेक्शन इस बार होगा नहीं, बिकॉज हैश टोटल नहीं किया है, तो मेरा तो कंप्यूटर में शीट ही नहीं जाएगा। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया, तो मैंने उसको ढंग से देखा नहीं, और मेरा सिलेक्शन हुआ हुआ था मगर मुझे पता नहीं चला। एंड देन आई गॉट अ एडमिशन लेटर आफ्टर 15 days कि यू आर बीन सिलेक्टेड एंड यू आर बीन इनवाइटेड फॉर द काउंसलिंग सेशन इन दिल्ली। तो मैंने सोचा कि मेरा तो होगा नहीं, मे बी कई बार लेटर्स उन दिनों इधर उधर एक्सचेंज हो जाते थे पड़ोसियों के इधर उधर। मैंने सोचा कि गलती से मेरा एड्रेस आ गया है या क्या हुआ है, ये मेरा नहीं है किसी और का है। तो मैंने उसको इग्नोर करने की कोशिश की। तो देन एट दैट टाइम मेरी मासी के मौसा जी आए हुए थे हमारे यहाँ। उन्होंने बोला कि आप जो है अपना न्यूज़पेपर दिखाइए, वो वाला जो जिसमें सिलेक्शन रिजल्ट आया था। मैंने वो कहीं से सर्च करके ला करके उनको दिखाया, एंड ही जस्ट इमीडिएटली सेड कि देखो ये तुम्हारा रोल नंबर है एंड यू हैव गॉट सिलेक्टेड। तो मतलब इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज, एंड आई वाज, मतलब आई वाज लाइक इनटू टेयर्स, मेरी बिल्कुल आंखों से आंसू, क्योंकि
मेरे यहाँ सब लोग ये मानते थे कि तुम्हारा जो है वो, मतलब मेरा ब्रदर भी बिलीव नहीं करता था कि सिलेक्शन हो सकता है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम, ये क्योंकि मेरी डिफिकल्ट होता जैसे है कि ऑल इंडिया सिलेक्शन में ऑल इंडिया पार्टिसिपेट में करना सिलेक्शन भी। होना, बिल्कुल। वो भी अच्छी रैंक्स में, तो वो तो बहुत हम्म, मुश्किल था। तो हम्म, एनी हाउ मेरा हो गया। अब होने के बाद आई वेंट टू मेडिकल कॉलेज। जब मैं हम्म, वहां शुरू में गई तो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड वन। मतलब मुझे लगता था कि मैं तो जैसे अब सब कुछ मेरा मिल गया है मुझे, एंड यू नो हम्म, एकदम एवरीबडी विल टेक मी एज प्राइड कि देखो हम्म। डॉक्टर बन गए, ये मतलब आई यूज टू थिंक ऑन दोज लाइन्स, हाँ, बट इट ये वाज नॉट सपने में दैट। जो रहता है कि वहां जाने हाँ, के जो बाद ऐसा सपना लगेगा पूरा ड्रीम हो गया, कंप्लीट हो गया जी। राइट। तो ऐसे लगा जैसे कि सपना पूरा हो गया है, माय ड्रीम हैज कम ट्रू, ये वो तो बड़ा अच्छा लगेगा। बट देन द स्टोरी वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वहां हम्म, पर वैसा कुछ भी उतना अच्छा और एक्साइटिंग नहीं था। शुरू में वहां रैगिंग इतनी ज्यादा हुई, उसके बाद फिर वहां जो कोर्सेस थे, वो शुरू का जो कोर्स होता है वो इतना टफ था, इतना हम्म, डिफिकल्ट था कि मैंने जो अब तक की पढ़ाई की हुई थी, यू वोंट बिलीव, मेरा किसी भी सोर्स के थ्रू सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो शुरू की पढ़ाई समझ ही में नहीं आती थी। बिकॉज वो एनाटमी फिजियोलॉजी शुरू में होती है, जो कि बहुत ही डिसइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, और उसको हम्म, पढ़ाने वाले अगर वो अच्छे ना हो या मे बी एक्साइटिंग, सभी को मतलब अच्छे भी हो तो भी सभी को वो ऐसी लगती है। तो आई हम्म, वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि यार मैं रॉन्ग फील्ड में आ गई। मेरे को हम्म, कुछ मतलब आई एम द वन जो कि क्रिएटिव दिमाग रखती हूँ। मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर माय यू नो मेरी तारीफ खुद अपने मुंह से नहीं करना चाहती, जी। लेकिन मेरा ये होता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि एकदम से नाम हो जाए। तो ये तो हम्म, ग्लैमरस प्रोफेशन है, तो इसमें तो हम्म, सडनली आपको बहुत ही अच्छा मिल गया करके तो आपको तो नाम हो, लेकिन वहां तो जाकर कैसे लगता है कि आप बिल्कुल ही पढ़ाई के कुएं में कूद गए हो, सुबह से शाम दिन तक पढ़ते रात हो फिर भी पढ़ना डांट है पड़ती बस जी। है, हम्म, एंडलेसली स्टडीज, यू नो। हम्म, तो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड वन कि मैं गलत प्रोफेशन में आ गई। और फिर मैं जब अपने फ्रेंड्स से जाके बात करती तो एवरी वन वॉज इन द सेम सिचुएशन। ये सब कहते हैं यार, मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा है ये तो मेडिकल करने में मैं तो कितना प्रिविलेज फील कर रही थी, और अब क्या जी। हम लोग की हालत क्या है। मतलब हम लोग साधु संत की तरह सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहते थे, एक ही बस चेयर पे पढ़ते बैठे हुए। रहते हैं। हम्म, यू वोंट बिलीव कि हम लोग वी वर लाइक डूइंग तपस्या काइंड ऑफ थिंग, कि हम एक ही चेयर पे बैठे हैं, सिर्फ जो है वो टॉयलेट और वॉशरूम और सिर्फ खाना खाने जाते हैं और पूरे पूरा दिन पढ़ते हैं। तो उसके बाद भी हमारे नंबर जस्ट पासिंग आते हैं। यू नो फर्स्ट फर्स्ट ओके। प्रोफेशनल्स में, हम्म, मतलब हम्म, फर्स्ट टाइम जब वो एक्सपोजर हुआ तो आई वाज इनटू दिस कि यार मेरे से क्या गलत हुआ है कि मेरे हम्म, नंबर उस तरीके से नहीं आ रहे। मेरी आदत थी हमेशा टॉप करने की, और अब यहाँ तो मैं हम्म, बिल्कुल ही नीचे पहुंच गई हूँ। नीचे तो जा रहे आई हैं। वाज अ लिटिल डिसहार्टेंड। शुरू में आई वाज हम्म, द एक्सपीरियंस वाज लाइक दिस, आई वाज लिटिल हम्म, डिसहार्टेंड। लेकिन धीरे धीरे मैंने रिकवर किया, जैसे कि मैंने हमेशा किया है। मतलब अपनी लाइफ हम्म, में हमेशा मैं लो से ऊपर में गई हूँ। आई यूज टू हम्म, गेट फेल्ड, आई यूज टू गेट ब्रोकन, मेरी ये हम्म, रहा है हमेशा। और उसके बाद आई रिकवर, आई हम्म, ओवरकम, है ना, आई यू नो काइंड ऑफ हील माई सेल्फ, और उसके बाद मैं उसको आई राइज। तो वो चीज मैंने कहा कि मैं करके दिखाऊंगी। एंड सेकंड प्रोफेशनल में वही जो 1.5 साल के 3 प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं। तो फर्स्ट हम्म, प्रोफेशनल वाज नॉट वेरी गुड, देन सेकंड प्रोफेशनल में आई गॉट गोल्ड मेडल इन पैथोलॉजी, आई गॉट गोल्ड मेडल इन फिजियोलॉजी, ग्रेट। आई वाज द हम्म, टॉपर इन द कॉलेज। सो हम्म, आई जस्ट डिड बाय माई सेल्फ, मैंने खुद से पढ़ाई की, मैंने खुद से उसको फिर से सोचा, फिर से उसको सारा लाइन आउट किया कि नहीं हम्म, कैसे करना चाहिए, व्हाट आर द ट्रिक्स, व्हाट आर द थिंग्स, यू नो, हम्म, रीडिस्कवरिंग काइंड ऑफ। हम्म, तो अब जो एस्पिरेंट्स हैं जो देना चाहते हैं मेडिकल, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि ये लाइन इतनी इजी नहीं है, इतनी हम्म, सिंपल नहीं है। यू गेट लेट, यू अचीव लेट थिंग्स, आपको धीरे से मिलता है, बाद में मिलता है, बट देन आपको हिम्मत नहीं आनी है, यू डोंट हैव टू गिव अप, आपको लगे रहना है, परसिस्टेंस इज द की। हम्म, आप जितना जो है वो लगातार अपने को स्ट्रेस करोगे, लगा बिना स्ट्रेस किए आपको, आप अगर हम्म, स्ट्रेस्ड में आ गए तो आप नहीं कर पाओगे। यू हैव टू हम्म, बी हैप्पी एंड स्टिल यू हैव टू बी कंटिन्यूअस, यू हैव टू बी परसिस्टेंट, देन यू कैन अचीव। दैट इज द ओनली मोटो इन दिस लाइन टू कम।
अगर आप इतना नहीं कर सकते और आपको लगता है कि आप जल्दी हिम्मत हार जाते हो और बहुत जल्दी आप जो है वो अचीव करें, बहुत इम्पेशेंट हो कि मुझे जल्दी मिल जाए सब कुछ, नो, देन दिस इज नॉट फॉर यू। हम्म। तो सो यही दिस इज, आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहती थी व्यूवर्स तक कि जिनको भी ये लाइन चुननी है वो पहले से अपने उस माइंडसेट के साथ जाएं, क्योंकि लास्ट में मैंने एक और डॉक्टर को इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी यही सलाह दी थी कि बीच में हम लोग इतना परेशान हो गए थे, इतना ज्यादा पढ़ाई होती है, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, 24 आवर्स पढ़ना होता है, बोर हो जाते हैं और मन मतलब बिल्कुल बेचैन हो जाता है कि कहाँ पे आके फंस गए हैं। लेकिन एक एग्जैक्टली। दिन आता है जब आप कंप्लीट करते हो अपनी स्टडीज और आपको वो सब मिलता है जो आप चाहते हैं और जी। Today I feel so proud about myself. My mom feels so proud about. अभी लास्ट मेरी मॉम का एम्स में जो एडमिशन हुआ था, आई टोल्ड यू, एम्स में स्पेशली मैंने जाकर के सारे कंसल्टेंट से मिलके उनको स्पेशली अपने सिंगल हैंडेडली मैनेज किया। माय हस्बैंड वाज बिजी विद सो मेनी अदर थिंग्स, ही रिफ्यूज टू मी कि मैं नहीं करवा सकता हूँ। इफ यू रियली नो समवन ओवर देयर यू कैन डू इट योरसेल्फ, आप एम्स में कराओ, अदरवाइज आप प्राइवेट करा दो। बट माई मॉम सेड कि नहीं, मुझे एम्स में ही एडमिट होना है, तो मैंने एम्स में ही उनका सारा कराया। तो देन आई फील प्राउड कि मैंने आज अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। बिल्कुल बिल्कुल, और वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती है। तो ओके, एमबीबीएस की जर्नी के बाद उसके बाद फिर करियर की शुरुआत कैसे हुई? लाइक किस तरीके से स्टार्ट किया या फिर कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन हुआ, उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। हाँ, जी मैम। तो एमबीबीएस करने के बाद पीजी एग्जाम होता है, तो पीजी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी मैं। प्रिपरेशन करने के बाद मैंने एग्जाम दिया ही था कि आई मेट माई हस्बैंड। वो भी एक अलग स्टोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊंगी शॉर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। क्या हो रहा था कि मैं आई वॉज गोइंग बाय ट्रेन टू हम्म माय माय पेरेंट्स प्लेस। हम्म तो रास्ते में उसी ट्रेन में उसी कंपार्टमेंट में माय हस्बैंड वाज सिटिंग, मतलब एट दैट टाइम आई डिडंट न्यू कि ही इज गोइंग टू बी माय हस्बैंड, ही वाज सिटिंग हम्म बिसाइड मी। और हम्म वो किसी सामने वाले से बात कर रहे थे, तो हम्म सामने भी कोई अजनबी ही था, स्ट्रेंजर, जिसने उनसे बात शुरू की कि आप कहाँ पर हैं, क्या है। तो ही वाज डूइंग मेडिकल फ्रॉम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। माय हस्बैंड इज ओके। बेसिकली बिलोंगिंग टू कानपुर। हम्म तो वो वहां जा रहे थे और मैं लखनऊ जा रही थी। तो एट हम्म दैट टाइम झांसी से ही जा रहे थे हम सेम ट्रेन में। और हम्म मेरे हस्बैंड से मेरी कोई बात नहीं हुई। आई वॉज अ लिटिल, मैं थोड़ा मतलब आपको क्या कहना चाहिए कि लड़कों से थोड़ा कम बात करने वाली, थोड़ी इंट्रोवर्ट हुआ करती थी। जबकि हम्म बहुत लोग वहाँ मेडिकल कॉलेज में प्रपोजल और ये सब लेकर के आते हैं, मैं उन सब पचड़ों में पढ़ने वाले टाइप्स नहीं हुआ करती थी। मैं हम्म थोड़ा सा जो है, आप कह सकते हो कि अपने को हाई हेडेड समझती थी। ओके। तो जी। तो इन दैट केस मतलब मुझे था वो थोड़ा गुमान उस जमाने में, अभी भी हल्का हम्म सा है लेकिन उतना नहीं है, अब तो ठंडा पड़ गया। हम्म लेकिन उस जमाने में था, मैं ज्यादा बात नहीं करती थी किसी स्ट्रेंजर से। तो मैंने हम्म आई जस्ट डिडंट पे अटेंशन की सिटिंग समवेयर और समथिंग लाइक दैट। हम्म लेकिन सडनली वो जो अजनबी सामने बैठे हुए थे, जिसको हम्म कहते हैं कि होनी को जो होना होता है वो हो के ही रहता है, उन्होंने मुझसे जी। बात शुरू कर दी। ही स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन कि आप कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं यहाँ झांसी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर चुकी हूँ और मेरा पीजी में ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है, तो हम्म आई एम स्टडीइंग इन झांसी। तो हम्म उसके बाद उन्होंने हम दोनों का कन्वर्सेशन स्टार्ट करा दिया कि अच्छा तो आप दोनों साथ जा रहे हैं। हमने कहा नो, आई हम्म डोंट नो हिम। और उसके बाद फिर हम दोनों का आपस में बातचीत शुरू हो गया, काइंड ऑफ यू नो। हाँ, दूसरे ही वाले आस्क्ड रह मी। गए पीछे। हाँ, बीच हम्म वाले रह गए। और उन्होंने हम्म मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या अब व्हाट हम्म इज आर योर फ्यूचर प्लान्स एंड ऑल दैट। थोड़ा सा ऐसी बातचीत हुई एंड देन आई जस्ट गॉट डाउन और वो हम्म अपने रास्ते चले गए। हम्म एंड देन ही सेड कि नाइस टॉकिंग टू यू, आई आल्सो सेड द सेम वे, एंड बस उसके बाद बात खत्म हो गई। आई थॉट कि इट्स अ स्मॉल टॉक एंड बट इट्स हम्म जस्ट लाइक दैट। हाँ, वो ऐसा एक लगा महीने, नहीं पहले टाइम हाँ, में कि ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि इतना कभी स्पेशल ये था। चीज ऐसी भी होने वाली है। मतलब आई नेवर थॉट इन माय ड्रीम्स, मेरे साथ ऐसी ही हम्म, चीजें होती हैं जो कभी सोची नहीं होती हैं। तो ये बड़ा फिल्मी है लेकिन कि ट्रेन यार में ये सबसे बड़ा, पहले मतलब मिले। मेरी हाँ। लाइफ में अगर मैं कभी कुछ लिखूं तो बहुत ही फिल्मी चीजें हुई है मेरे साथ। तो मतलब हम्म यू वोंट बिलीव कि मेरे 1 महीने बाद एक मेरे पास हॉस्टल में लेटर आता है। हम्म उसमें कुछ नहीं लिखा होता है, सिर्फ ऐसे रुचि मिश्रा एंड दिस दिस दिस,
करके लिखा होता है कि वहां तो सिर्फ आपको एड्रेस की जरूरत ही नहीं है, MLB मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल, दैट्स ऑल, इतना लिख दो आ जाता है। लेटर जी। आता है, उस लेटर में क्या होता है, न्यू ईयर का कार्ड होता है एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम ये समीर। हम्म। हम्म। I thought ki who is this, and then he wrote a small chat also ki हम्म। hope you remember me, we met in the train and all that. हम्म। तो ठीक कितने है दिन भाई, बाद की बात थी ये जब ये आपकी एक ट्रेन में महीने बात? बाद, एक ओके, एक महीने बाद, महीने बाद। हाँ आई, एक मुझे महीना उनको सोचने में लग गया कि मुझे क्या एक करना महीने में चाहिए, सोचने में भेजना लग गई कि चाहिए। ये चीज भेजूं कि नहीं, कहीं जी। बुरा ना मान जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो हिम्मत हाँ, जुटाई उन्होंने। हिम्मत जुटाई उन्होंने, करेक्ट। तो उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया मेरे हॉस्टल के नंबर पे, और वो नंबर उन्होंने अपने फ्रेंड से लिया। झांसी में उनके एक फ्रेंड थे जिनसे वो हुँ, मिलने आए थे, उस दौरान उनकी शादी हुँ, हुई थी तो झांसी आए थे। तो हुँ, झांसी में उन्होंने अपने फ्रेंड से गर्ल्स हॉस्टल का नंबर लेकर के मुझे कॉल किया और मेरी कॉल लगी। वो कॉल से जी, बुलाते हैं वहां पर हॉस्टल में कि ऐसे हुँ, ऐसे रुचि दीदी आपका नंबर है। तो मैंने सोचा कि मेरे मॉम डैड का होगा किसी का। मैं पहुंची वहां पर, इन्होंने मुझे हेलो हुँ, बोला, तो इट वाज हुँ, अननोन वॉइस। मैंने कहा कि यस। हुँ, तो कहते हैं मैं समीर बोल रहा हूँ। तो हुँ, आई वाज लिटिल दिस थिंग कि मतलब इन्होंने इतनी हिम्मत होगी कि अभी मैंने हुँ, कोई आंसर भी नहीं दिया और इन्होंने वो फोन कॉल कॉल भी कर कर दिया। दिया। हाँ, हुँ, दिस वाज so सरप्राइजिंग। देन ही सेड कि हुँ, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा था, आई वांटेड टू कंटिन्यू एज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, विल यू हुँ, अलाउ मी फॉर दिस। हुँ, कि ठीक है, फ्रेंडशिप है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, बातचीत करने में क्या जरा, जस्ट हुँ, वी टॉक। तो थोड़ी देर ऐसी बातचीत हुआ, फॉर्मेलिटी की, और खत्म हो गई बात। और हुँ, फिर सिलसिला चलता गया, वो कभी ना कभी फोन कॉल और ये वो, और बस हुँ। बात आगे बढ़ गई और मुझे पता भी नहीं चला कि कब जो है तो कहीं बात न इतनी। कहीं अगर मैं आपकी स्टोरी को ऑब्ज़र्व करूँ, एनालाइज़ करूँ, तो मुझे ये पता चला है कि आपको भी कहीं न कहीं वो पसंद आए पहली बात में, नहीं, तभी आपने एग्जैक्टली मतलब मैंने होने दिया। आपको, मैं जी, जी, जी। एक चीज बताऊं, मुझे उनकी हुँ, डिसेंसी और द हुँ, वे ही वाज शाय, मतलब मैंने जो लड़कों को अपने कॉलेज में देखा था, उन हुँ, लड़कों से वो बिल्कुल अलग थे। एक तो हुँ, वो कुछ हुँ, था उनके में ऐसा जो कि मुझे अंदर अंदर बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब ही वाज जी, सो शाय टू से एनीथिंग। आज भी है वो ऐसे ही, मतलब वो हुँ, अपनी जो अंदर की बात होती है वो क्लियरली सामने नहीं कहते, ऐसे बिल्कुल हुँ, ब्लंट नहीं है, बहुत मुश्किल से उनकी समझ में आती है। ये एक उनकी अब डिसक्वालिटी भी बन गई है, क्योंकि अब ओके। क्या होता है, हुँ, आप जब काफी समय बिता देते हो तो आपको लगता है कि बंदा आपसे फ्रैंक होके बोलेगा, बट नहीं, हुँ, उनका तो नेचर ही यही है कि आज वो भी शांत ऐसे रहते ही हैं, है। वो पेशेंट हैं जी, और वो चुप हुँ, ही रहते हैं। बहुत मुश्किल से उनके अंदर की बात समझ में आना मुश्किल होता है मुझे हुँ, तो, अभी भी। तो जी। वो चीज़ मुझे तो उस समय बहुत अच्छी लगी। हुँ, बड़ी फ़िल्मी सी लव स्टोरी है आपकी, ट्रेन में मिले, फिर बातें हुई और फिर 1 हाँ, महीने के और बाद फिर अप्रोच लेटर्स किया। एक्सचेंज हुए, और फिर हुँ, फ़ोन कॉल्स उन दिनों में आपको याद होगा कितनी लंबी लाइन लगती थी एसटीडी बूथ जी। पे। ओके, तो शादी फिर कब की? घरवालों की सपोर्ट से की, घरवाले एग्री थे या फिर किस तरीके से शादी? घर वाले मेरे तो ऐसा कोई डिसएग्री नहीं, क्योंकि मेरे फादर मेरे में बहुत बिलीव करते हैं। मतलब ही थिंक्स कि आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द फैमिली। ही थिंक्स कि मैं जो करूँगी वो बहुत अच्छा होगा। तो इन दैट केस मतलब वो मेरी माँ को तो बिल्कुल वो नहीं करते हैं। मतलब ही डजंट एनकरेज माय मदर। माँ को तो हमेशा उन्होंने डिसरिस्पेक्ट ही किया है। मतलब आई वुड नॉट से पब्लिकली लाइक दिस, बट है ही ऐसा। मतलब जैसे पुराने जमाने के मर्द होते थे, डोमिनेटिंग, बहुत ही ज्यादा एकदम बहुत तेज, और जिसको कहते हैं कि बहुत ही शार्प दिमाग के, बहुत हाई आईक्यू वाले। और मेरी माँ हुँ, सीधी सादी सी। तो हुँ, मेरे को लेकिन वो हमेशा से बिलीव करते आए थे। तो जब हुँ, मैंने ये वाला डिसीजन उनको बताया, पहले मेरी मम्मी को बताया। मम्मी ने हुँ, कहा कि मेरे को एक बार मिलना है, तो मैं हुँ, मम्मी को मैंने उन्हें मिलाया। वो लखनऊ आए और इस तरीके से हम लोग एक जगह मिले, तो मेरी मम्मी को वो बहुत पसंद आ गए। ओके। शुरू में ही वो उनका कल्चर, और वो क्योंकि स्मॉल टाउन वाली फीलिंग थी, वो इस तरीके से जैसे हुँ, अब दिल्ली में होता है कि मतलब एकदम से फ्लॉम्बोइंट टाइप के लड़के ऐसे नहीं थे। वो बहुत ही शरीफ, और जैसे कहते हैं कि शाय, बिल्कुल हुँ, साइलेंट। तो मेरी मम्मी को लगा हुँ, कि कितना सीधा चढ़ के मेरी लड़की तो कितनी तेज और कितना बोलती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इतना हुँ, सीधा लड़का। तो मम्मी को बहुत अच्छे लगे, मम्मी ने बताया, और उसके बाद मेरे फादर मदर तो तैयार ही हो गए थे।
हालांकि मुझे मेरे, पहली बार में ही पसंद आ गए आपकी तरह। हाँ, पसंद आ गए थे। मेरे इन लॉज में मेरी मदर इन लॉ को मैं अच्छी लगी थी, लेकिन मेरे फादर इन लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट और रोबस्टिक टाइप के पर्सनालिटी वाले इंसान हैं। तो मेरे फादर इन लॉ ने काफी अपोज किया था शादी में, कि नहीं ओके, वो, तो मैं बाद अपने में सब लड़के की, सेटल हो गया। हाँ, बाद में लेकिन फिर सेटल हो गया था। हाउ रोमांटिक, एक्चुअली मुझे यही बोलना चाहिए कि काफी रोमांटिक सी लव स्टोरी है और काफी प्लीजेंट सी, कि जिसको इतना स्मूथ तरीके से चले और सारा थोड़ा सा क्रेडिट आपके फेरी हस्बैंड को फेरी जाता टेल है। वाला, हाँ, हम्म, फेरी टेल वाला ओके। टच है उसमें। तो करियर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि उसके बाद हाँ, करियर कहाँ से शुरू किया, शादी से पहले या शादी के बाद? नहीं, शादी के बाद ही शुरू हुआ। शादी हो गई, हस्बैंड मेरे एमडी कर रहे थे और मैं यहाँ पर डीजीओ कर रही थी, तो हम दोनों अलग अलग ही रह रहे थे। उसके बाद जब उनका कंप्लीट हो गया और मेरा कंप्लीट हो गया, तो हम दोनों दिल्ली आ गए। तो वंस आई वाज डन माय पीजी, तो माय हम्म, हस्बैंड वो स्टार्टेड जॉब समवेयर एल्स। मैंने अपना अपोलो हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट किया एज ए सीनियर रेसिडेंट। हम्म, एंड उसके बाद मैंने फिर बत्रा हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट किया, एक डेढ़ साल के बाद। फिर उसके बाद मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में रेजिडेंसी करा। तो ये हम्म, 3 4 साल 5 साल मेरे पूरे एक्सपीरियंस में निकल गए। उसके बाद आई बिकेम प्रेग्नेंट, तो उसके बाद मेरी डॉटर हो गई। तो हम्म, उसके उस दौरान मुझे गैप लेना पड़ा, थोड़ा दिन गैप लिया। गैप हम्म, लेने के बाद देन आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने देख लिया था कि सब जगह जॉब करके आप जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते मेट्रो सिटी लाइक दिस। तो हम्म, क्योंकि हर जगह अपना ओन आपको सेटअप खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म, in our profession. तो हम्म, देन आई स्टार्टेड माय ओन क्लिनिक एंड आई वर्कड एज फ्रीलांसर। मैंने 3 हॉस्पिटल से अपना अटैचमेंट लिया हुआ है। अभी आज की तारीख में मैं एक संत परमानंद हॉस्पिटल है सिविल लाइंस में, वहां पर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट की तरह वर्क कर रही हूँ। दूसरा हम्म, एक हॉस्पिटल है स्पर्श हॉस्पिटल, जिसमें कि मैं अपना सारे प्रोसीजर्स करती हूँ। एक मेरा क्लिनिक है सृष्टि गायनी क्लिनिक के नाम से, जो कि वहीं पर है कमला नगर में। वहां पर मेरा टाइमिंग रहता है, वहां पर बैठती हूँ। देन हम्म, आई वर्क हियर इन माय GK2 क्लिनिक ऑल्सो। एक GK2 में मेरे हस्बैंड का स्किन और ट्रांसप्लांट का क्लिनिक है, हेयर ट्रांसप्लांट का, जिसमें कि मैं हम्म, एज अ पार्ट टाइम गायनेकोलॉजिस्ट भी बैठती हूँ। तो इस तरीके से ओके। मेरे 3 4 जगह एंगेजमेंट्स हैं, जिसमें कि मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ आजकल। ओके, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या जिस तरीके से भी लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं वो यहाँ पर बता सकते हैं, ताकि लोग जिस किसी को भी गायनिकोलॉजिस्ट की जरूरत है वो आपसे अप्रोच कर सकता है। जी मैम। आप अ, नंबर नोट कर लीजिए, जिसको भी नोट करना है। नाइन हम्म, एट 91606250। दिस इज माई अपॉइंटमेंट नंबर, 9891606250। जी मैम। तो जैसे आपने कहा कि करियर की जो शुरुआत हुई वो जॉब से हुई, लेकिन उसके बाद अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस प्रोफेशन में काफी जरूरी होता है कि अपनी एक पहचान अलग से बने। तो डेफिनेटली। किस तरीके का फिर एक्सपीरियंस रहा अपने बिजनेस का, और क्या कभी कोई इतना चैलेंजिंग केस आया जो जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो आपके लिए, या फिर कोई भी ऐसा केस आपसे जरूर जानना चाहेंगे? अभी तक आप कितने केसेस को डील कर चुके हैं, जो केस आपको देखिए, हमेशा याद रहता हो? जी। हाँ, देखिए, मेरा एक्सपीरियंस इट्स लाइक, मैंने 2007 में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था। अभी 2022 है। सो हुँ, इट्स अराउंड 15 years हुँ, एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है क्लिनिक और हॉस्पिटल का। हुँ, तो मेरे, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, मेरे को तो याद भी गिनती नहीं है कि मेरे कितने जो है केसेस किए होंगे। डीएनसी तो मतलब शायद हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में होंगी मेरी जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, एमटीपीज हैं। कितने हुँ। नॉर्मल डिलीवरीज कराए होंगे। मतलब आई एम जस्ट स्टेइंग ऑफ माय क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, नॉट सेइंग अबाउट द सफदरजंग हॉस्पिटल हाँ, वाला जो जो पिछला अलग आप एक्सपीरियंस, जॉब उसमें तो करते हैं। एक जी। एक दिन में हुँ, 100 डिलीवरीज कराई है, पूरी पूरी रात जग जग के। आठ, अरे मतलब वाह! 8 8 10 10 हुँ, एमटीपी एक एक दिन में, तो मतलब उसके तो एंडलेस है। तो आई हुँ, कांट काउंट इन नंबर्स में, वो तो एकदम एग्जैक्टली बता नहीं सकती। बट हुँ, देन या एक्सपीरियंस वाज गुड। बस एक आध ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हुआ। तो हुँ, अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो एक केस का मुझे याद आता है कि ये हुँ, करीब बात थी 2015 की।
2015 में मैंने एक एमटीपी किया। एक पेशेंट आई थी मेरे पास जो कि पहले से गोली खा करके आते हैं, जो पेशेंट्स उस टाइप की थी, और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैडम मुझे ऐसे कर करके सफाई करवानी है, आप कर दोगे? मैंने कहा ठीक है। उसका एडमिशन करके मैंने उसका मेडिसिन स्टार्ट किया और उसके बाद उसका डीएनसी कर दिया। डीएनसी करने के थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन बाद, उसने मुझे कंप्लेन किया कि मैडम मुझे वॉमिटिंग सा लग रहा है, जो कि मुझे अनयूजुअल फील हुआ। तो मैंने उसको बोला कि आपको एडमिशन फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से जो है वो पिल्स खा के आए हो, तो मे बी आप इन्फेक्ट हो चुके हो कहीं ना कहीं अंदर। तो मैं आपका एक बार स्टार्ट कर दूंगी, 1 दिन की एडमिशन की जरूरत है। शी डिडंट एग्री। उसको लगा कि मैं जो है वो पैसे बनाने के लिए, कुछ जैसे नॉर्मली होता है, वो उस चक्कर में मैं ऐसे एडमिट करा रही हूँ। वो आई नहीं। एंड देन उसके बाद वो ईयर एंड था, तो मैं केरल में वेकेशन के लिए चली गई। इस साल के अंत में नॉर्मली हम सारे डॉक्टर्स ही 2-4 दिन का ऐसे न्यू ईयर के टाइम में छुट्टी ब्रेक ले लेते ले। हैं। हाँ, तो उस टाइप से मैं चली गई केरल में। मैं पहले दिन फ्लाइट से लैंड हुई थी कि मेरे पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि मैडम ऐसे ऐसे करके एक पेशेंट थी और उसका आपने ऐसे डीएनसी किया था। यहाँ पर वो सारे लोग पुलिस स्टेशन में चक्का जाम कर रहे हैं और मैडम आप तुरंत इस समय आ जाइए। और उन्होंने आपके अगेंस्ट केस कर दिया, उस पेशेंट की डेथ हो गई है। अरे बाप रे। आई वॉज आई वॉज जस्ट अगास्ट। मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो और सकता है, ये मतलब कितने दिन बाद की बात थी, लाइक जब वो पेशेंट जब आपके मैंने पास आई डीएनसी किया थी, था और उससे कितने 5-6 दिन दिन के बाद बाद, रिपोर्ट किया 5-6 उन्होंने? दिन के बाद की बात पाँच थी। छह दिन के बाद ही उनकी डेथ हो हाँ, गई? हाँ, 5-6 दिन के बाद ही उसकी डेथ। 2 दिन के बाद उसने मुझे कंप्लेन की कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, क्योंकि नॉर्मली डीएनसी के बाद नेक्स्ट डे किसी को कुछ भी इवेंट लेस रहता है। सेकेंड डे अगर उसको वॉमिटिंग लग रही थी तो मैंने कहा आज आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं आएंगे। फिर उसके अगले दिन मैंने अपने लड़के से फोन कराया, क्लिनिक के बंदे से, कि आप कॉल करके पेशेंट को चेक करो। तो उसने फोन उठा के कह दिया कि मैडम मैं अभी बिजी हूँ, मैं आज तो नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, इट्स ओके। अब वो नहीं आई। देन शी लैंडेड अप इन हिंदू राव हॉस्पिटल, वहीं पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर वो चली गई। उसको प्रॉब्लम हुई, उसने सोचा कि मैडम तो पेमेंट ज्यादा लेती हैं, या जो भी सोचा हो कि ये इन्होंने प्राइवेट के लिए एडमिशन करा रही हैं। अब वो हिंदू राव में उसको कहीं ना कहीं डीआईसी हो गया। डीआईसी इज अ डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। इट्स अ कंडीशन जो कि या तो अबॉर्शन या किसी तरह के लंग इन्फेक्शन या बड़े इन्फेक्शन के बाद हो जाती है, अगर उसको प्रॉपरली एंटीबायोटिक कवरेज नहीं मिला है तो, और काफी दिन का सस्टेन इन्फेक्शन चल रहा है, स्पेशली ठंड के मौसम में। तो उसको वो सिचुएशन हो गई, और उसका मैंने थोड़ा सा प्रिज्यूम भी किया था कि ये चीज उसे हो सकती, इसीलिए मैंने उसे एडमिशन के लिए अपने क्लिनिक से कॉल कराया, लेकिन शी वॉज नॉट रेडी टू कम। अब वो वहां पर एडमिट होकर के जब वो एंड स्टेज पर वहां पहुंची, तो उन लोगों ने काफी कवरेज दिया एंटीबायोटिक्स का और ये सब दिया, वेंटिलेटर पर भी उसको डाला, लेकिन वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चली गई थी, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई आफ्टर 5 days ऑफ डीएनसी। और उसके हस्बैंड और बाकी रिश्तेदारों ने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर दी थी पुलिस में जाकर के, साथ में कोर्ट केस भी कर दिया था। ओके, तो उसके लिए वो आपको ब्लेम कर रहे थे, उसके बाद तो उन्होंने एक और हॉस्पिटल में भी दिखाया था, फिर हाँ, आपको क्यों दिखाया ब्लेम था। किया उन्होंने? उन्होंने इसलिए ब्लेम किया, उन्होंने कहा कि उनको बाकी लोगों ने सिखा भी दिया था, कुछ उनके एडवोकेट्स थे, कुछ उनके रिलेटिव्स थे, जिन्होंने सिखा दिया था कि आप कोर्ट केस करके जो है वो मैडम से जो है वो मनी डिमांड कर सकते हैं। और मैडम ने जब आपको किया है ऑलरेडी आपका, तो उन्होंने क्यों नहीं ध्यान रखा, उन्होंने उस समय क्यों नहीं ध्यान रखा? कुछ ना कुछ तो आप इस चीज के लिए मैडम को ब्लेम कर सकते हैं, और हो सकता है उन्होंने अंदर कुछ ऐसा कर दिया हो। पेशेंट्स वर इग्नोरेंट ऑल्सो, कई लोगों के बहकावे में आ गए थे कि हो सकता है उन्होंने अंदर ऐसा कर दिया जिसकी वजह से इनको डेथ हो गई। कैसे डेथ हो गई? इट वॉज नॉट अ बिग ऑपरेशन ऑल्सो, एक सेम डे में डिस्चार्ज हो गया, और कभी ऐसा हुआ नहीं था मेरे साथ। तो आई वॉज लिटिल अगास्ट कि ऐसा कैसा हुआ। मैं तुरंत अगले दिन की फ्लाइट लेकर के वापस आई, मिडिल ऑफ द वेकेशन छोड़ करके। मैंने यहाँ पर चेक किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक किया, तो उसके अंदर पोस्टमार्टम में आ जाता है कि आपने कहीं यूट्रस परफोरेट तो नहीं कर दिया, डीएनसी के दौरान आपका इंस्ट्रूमेंट यूट्रस को फाड़ के मतलब रप्चर तो नहीं कर दिया है। अगर वो किया होता तो मेरा गलती उसमें स्टैब्लिश होता। ठीक है, जी। तो इन दैट केस वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाज ऑल टुवर्ड्स माय फेवर। टचवुड, भगवान की मर्जी थी कि मतलब मेरे हाथ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। देन दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सामने मेरा जो है वो 6 महीने बाद जो है वो एक वो सेशन रखा गया, जिसमें कि मुझसे उन्होंने
सारे क्वेश्चन और सारी चीजें पूछा, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आपसे क्या क्या गलती हुई, आपको क्या लगता है जिस वजह से पेशेंट की डेथ हुई। तो आई जी। हैव टू आंसर द फोरम ऑफ दिल्ली मेडिकल काउंसिल, जिसमें 7 लोग एज ए डॉक्टर जज बैठे हुए थे, जिन्होंने मुझसे एक एक करके सवाल पूछे। सबने मुझसे जो है वो सारा सारा चीज का डिटेल पूछा कि क्या क्या हुआ था पेशेंट्स के साथ। एंड उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करनी थी कोर्ट में। तो उसके बाद उन लोगों ने मेरे को, थैंकफुली मैं भगवान का आज भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि बिना कुछ पैसे दिए, क्योंकि आज आप जानते हो कि इन सारे फोरम्स में सब जगह कहीं ना कहीं जो है वो पैसे के थ्रू और इसके थ्रू काम होता है। बिल्कुल। मेरा मैंने कहा मैं पैसे एक नहीं खर्च करूंगी, बिकॉज मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं कैसे जो है वो इस चीज में झुक जाऊं, एंड आई शुड ब्राइब देम एंड आई शुड से कि नहीं मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा करने वाली नहीं। आई विल फाइट टिल द एंड। अगर वो कहेगा कोर्ट में जाना तो मैं कोर्ट भी जाऊंगी, मैं पुलिस स्टेशन भी गई, सब जगह गई मैं। एंड देन फिर मैंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल में जब सारा आंसर किया, उसके बाद मैंने पूरा अपना बना करके दिया कि ऐसे ऐसे कैसे कैसे क्या क्या इवेंट्स हुए थे। 1 महीने के बाद वी वर जस्ट इन सो मच टेंशन कि क्या रिपोर्ट्स आएंगी। 1 महीने के बाद उनका रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में आता है कि डॉक्टर रुचि मिश्रा इज गिवन बीइंग गिवन अ वार्निंग कि जो है वो इस तरीके के केसेस वो जो है जिसमें पहले से एम्प्टी पिल खा के आए हुए हैं, उनको जरा सावधानी से लें और उनको पहले से एडमिशन करा करके, अब कुछ तो उन्हें कहना ही था, पहले से एडमिशन बिल्कुल। करा के 2 दिन का एंटीबायोटिक चला के तब स्टार्ट करें। एंड शी इज गिवन क्लीन चिट कि उनकी कोई भी गलती इसमें नहीं पाई गई है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे पूरा क्लियर क्लीन चिट मिल गया। उसके बाद उस पेशेंट को थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं मैडम से जो है वो इतना आसान नहीं है पैसे हटना, बिकॉज ही वाज आस्किंग फॉर 35 lakhs। कैन यू बिलीव दिस? I just charged 8,000 rupees for that DNC and I was about to pay 35 lakhs। मतलब I was asked, और मैंने उसको कुछ भी पेमेंट नहीं किया। और मैंने कहा मैं कोर्ट में, आप कोर्ट में चलो, मैं पूरा कोर्ट केस करूंगी, मैं जितनी बार बुलाया जाएगा मैं जाऊंगी और मैं उस चीज को फाइट करूंगी। इफ यू फील लाइक दैट यू डू दैट। तो तो काफी आई जस्ट, चैलेंजिंग रहा होगा ये फेज कि नहीं, बहुत कुछ लोगों को चैलेंजिंग था, लगता मतलब होगा आज आपकी गलती आप है, सोचो नहीं है। पूरा 1 साल तो मेरा इस तरीके से टर्बुलेंस में बीता कि मैं किसी वेकेशन पे नहीं गई, जस्ट बिकॉज कि मैं किसी वेकेशन में जाती, एक बार मैं दोबारा वेकेशन में गई और मेरा कोर्ट का वो आया हुआ था समन कि आपको इस समय वहां प्रेजेंट होना है। तो मैं उस वेकेशन से भी भाग कर मुझे आना पड़ा। समर्स में मेरे बच्चे की छुट्टी आती है और मैं गई हुई थी नॉर्थ ईस्ट, मैं वहां से भी मुझे भाग के आना पड़ा। मैं पूरे साल 1.5 साल मैंने सोच लिया था मैं जब तक ये केस सेटल नहीं होता मैं वेकेशन पे जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि और हमेशा यही क्या होता था। क्या इस बीच में जैसे आपके ऊपर केस चल रहा था, तो क्या आपका लाइसेंस वर्किंग था, आप काम कर रहे थे, या वो भी रद्द हाँ, कर दिया था? मेरा लाइसेंस कभी भी जो है वो डिसमेंटल नहीं हुआ, मुझे कभी भी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई, क्योंकि उन्होंने यही इसी चीज के लिए उन्होंने वो फोरम बिठा करके मेरे को वो एफर्ट डाला। इवैल्यूएट किया था। हाँ, इसीलिए किया था कि वेदर इट्स द फॉल्ट ऑफ डॉक्टर और नॉट। तो वो चीज मेरी क्लियर हो गई थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लाइसेंस का रद्द होने की बात नहीं है। तो वो चीज मेरी क्लियर होकर के फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से फैसला आने से पहले ही उसने अपने हाथ खींच लिए थे पेशेंट के अटेंडेंट ने। उसने कहा कि मैडम आप जो भी है मुझे स्वेच्छा से देना चाहे, मेरी वाइफ मर गई है, मैं गरीबी में हूँ, फलाना है ढिकाना है करके। देन फिर उस मोड ही, में चले गए। हाँ, जी। आई एम विथड्रॉइंग माय केस, ही डिड लाइक। तो ये तो काफी चैलेंजिंग था, मतलब कि हाँ, एक पेशेंट आती है और फिर उसकी डेथ हो जाती है 7 दिन के बाद, और आपके आप ऊपर ब्लेम बिलीव आ नहीं जाता करोगे है। कि वो पूरी रात न्यू ईयर का 31 दिसंबर मैं सोई नहीं थी जिस रात में मुझे पुलिस का फोन आया था, क्योंकि आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आपको कोई अचानक से ऐसे फोन करता है कि मैं ये एसएसपी बोल रहा हूँ या ये बोल रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, और ऐसे कर करके मैडम आपके अगेंस्ट ये वारंट है, ये है, आपका एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो मतलब यू विल फील कि आपने ऐसा किया क्या है। और सडनली आपको पता चलता है कि उस पेशेंट की डेथ हो गई जिसका आपने एमटीपी किया था 5 दिन पहले, और आप हो भी नहीं शहर में। तो वो मोमेंट तो बहुत ही भयंकर था।
तो मतलब इस पूरे आप टाइम के बीच में कौन-सी वो चीज़ थी जिसने आपको स्ट्रॉन्ग रखा? आपने अपने आप को खुद सँभाला या फिर कौन आपका सबसे बड़ा सपोर्ट नहीं, नहीं, सिस्टम मेरे बना? हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे इस दौरान में। मैं कहूँगी अगर हुँ, वो नहीं होते तो शायद मैं थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ जाती इस मोमेंट में। क्योंकि क्या है हुँ, कि ये जो इन इस तरीके के पेशेंट्स होते हैं ना, ये अपने साथ बहुत लोगों को लिए रहते हैं। बहुत सारे बिचौलिए, बहुत सारे एडवोकेट, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पैसा ऐंठने के पूरे कोशिश में रहते हैं। तो वो हुँ, मतलब बीइंग अ फीमेल मैं उतना ज़्यादा हैंडल ही नहीं कर पाती उन लोगों को। मेरे हस्बैंड ने उन सबको हैंडल किया, मेरे हस्बैंड के पीआरओ ने हैंडल किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला उनकी वजह से और हुँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है वो अपनी जो ट्रबल थी वो शेयर करने से मेरा बहुत मनोबल बढ़ा, उनकी वजह से। जी। तो काफ़ी चैलेंजिंग रही है लाइफ जैसे बचपन में आपने पेरेंट्स का डिस्टरबेंस देखा, उसके बाद हाँ। फिर इस तरीके के केसेज़ आना, खुद उनको लीड करना, खुद डिज़ाइन करना, तो बहुत हिम्मत है आप में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी खुद की लाइफ इतने आप इंस्पायरिंग है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन एज़ अ प्रोफ़ेशन अगर आप देखो तो मेरी मासी हैं जैसा मैंने बताया, क्योंकि मैं हुँ, उनकी तरह बनना चाहती थी। वो बहुत हुँ, एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, एक बहुत पोइस्ड लेडी हैं। आज भी मैं अगर कहूँ तो मैं उनकी 10% भी नहीं हूँ, जैसी वो हुँ, हैं। आज की मतलब 65 इयर्स की एज में शी इज़ वर्किंग, शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग और मतलब हुँ, इतनी कंपोज़ तरीके से बात करती हैं, मतलब आज भी कभी हड़बड़ाती नहीं हैं, कभी गुस्सा नहीं करती हैं। ये हुँ, एक बहुत बड़ा ट्रेट है किसी इंसान में कि वो सिचुएशन एडवर्स आने पर भी अपने को सँभाले रखे, जो कि उनके अंदर है। तो वो मैंने हुँ, उन्हीं से सीखा है। कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं वो मैं तो कभी-कभी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हूँ। मेरे को मतलब पेशेंस भी लूज़ हो जाता है। ओटी में कुछ हुँ, गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, कोई मैनेज नहीं कर रहा है, मैं एकदम से चिल्ला पड़ूँगी, ये करूँगी। थोड़ा-सा हुँ, वो हुँ, हो जाता है। लेकिन हुँ। उनके अंदर मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखी है। अभी भी मैं उनके जैसा नहीं बन पाई। तो वो तो मेरी इंस्पिरेशन है ही। हुँ, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखती हैं आप लाइफ बहुत में, कुछ काफ़ी कुछ सीखा है। अगर आप हुँ, कभी उनसे मिलने का आपको सौभाग्य मिले, तो मैं आपको हुँ, बताऊँगी कि वो मतलब मैं आपसे भी कभी अगर मिलूँगी तो उनका वो सारा शेयर करूँगी कि किस तरीके से वो कितनी-कितनी विषम परिस्थितियों से निकली। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई लेकिन उन्होंने कभी हिली नहीं वो। और आज भी मुझे कभी ट्रबल होती है तो मैं अगर उनको फ़ोन करती हूँ तो उनका आंसर यही होता है कि हुँ, तूफ़ान आ रहा है, हुँ, तुम अगर खड़े हुँ, रहोगे तुम अगर एक हुँ, पेड़ की तरह खड़े रहोगे, निकल जाएगा और अगर तुम हुँ। हिलोगे-डुलोगे, तो सब कुछ तुम्हारा डैमेज हो जाएगा। तुम्हें एक स्टैटिक पेड़ की तरह, स्टैच्यू की तरह खड़े रहना है, तूफ़ान को निकलने का वेट करना है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है अपनी मासी को मेंशन करते हुए, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप। बहुत थैंक यू सारे सो लोगों मच। को इंस्पायर करेगी आपकी स्टोरी कि कुछ भी हो जाए, आप अपने तरीके से स्टैंड करिए अपने कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी जर्नी को अपने हिसाब से डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है, ये रुचि थैंक यू मिश्रा सो मच। हमें सिखा सकती हैं। तो क्लोज़ करने से पहले आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे मैम कि इस प्लेटफ़ॉर्म से आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि लाइफ़ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर किसी की लाइफ़ में आती हैं। तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू शुड नेवर गिव अप। देयर इज़ नो जैसे कहा जाता है कि देयर इज़ नो गेन विदाउट एनी पेन। जब तक आप पेन्स नहीं लोगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो वो हुँ, पेन्स अगर आप लेते हो, तो आगे की दुनिया बहुत खूबसूरत आपको दिखती है। तो यू हैव टू सस्टेन योरसेल्फ, यू शुड नेवर गिव अप एंड स्टैंड टॉल, बी सेफ, बी हैप्पी और अपने हॉबीज़ को एन्जॉय करिए। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। इतनी सारी एडversiटीज़ के बावजूद बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आपका वेट कर रही हैं। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया है। तो इसी के साथ आज रुचि मिश्रा जी से विदा लेते हैं और फिर थैंक यू सो मिलेंगे मच। आपसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, एक न्यू इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ। तो तब तक आप भी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप रॉकिंग, थैंक यू कीप सो मच। स्माइलिंग और स्टे हेल्दी और मैं भी कहना चाहूँगी सोनिका जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे अपनी बातें शेयर करके बहुत ही
अंदर से खुशी हो रही है। इस प्लेटफॉर्म ने मुझे वो मौका दिया कि मैं वो सारी बातें शेयर कर पाऊँ। मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे को बहुत सारे एंगेजमेंट्स इधर आ गए थे। ये हम समझते तो हैं मैम के हाँ, बिल्कुल आपके मदर की हेल्थ, कन्वीनियंस के हिसाब से हम आपको हेल्प कर सके, यही इस डेफिनेटली प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव है जी। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मोनिका जी। सो थैंक यू सो मच अगेन रुचि मिश्रा जी, हमें ज्वाइन करने के लिए और अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच अगेन। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए रियल लाइफ एग्जांपल स्टोरी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।